आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पालमपुर गांव की कहानी के बारे में है। और पालमपुर गांव की कहानी के हम लोग 2 वीडियो पीछे देख चुके हैं। हम लोग उसके आगे आज चलते हैं तीसरा वीडियो में। तीसरा वीडियो में हम लोग देखेंगे आज पालमपुर गांव की कृषि और कृषि का किस प्रकार से वितरण किया गया था, किस प्रकार से खेती की जाती है। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग कुछ पिछले वीडियो में हम लोग एनालिसिस किए थे। हम लोग जानकारी इकट्ठा किए थे रासायनिक उर्वरक क्या होती है, रासायनिक उर्वरक के किस प्रकार से फ़ायदे होते हैं। चलिए उसके बारे में आज देखते हैं। रासायनिक उर्वरक ऐसे खनिज देते हैं जो पानी में घुल जाते हैं और पौधे को तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन मिट्टी इन्हें लंबे समय तक धारण नहीं कर सकती है। वे मिट्टी से निकलकर भौमजल, नदियों और तालाबों में प्रदूषित करती है। रासायनिक उर्वरक मिट्टी में उपस्थित जीवाणुओं और सूक्ष्म अवयवों को नष्ट कर देती है। इसका अर्थ है कि उनके प्रयोग से कुछ समय पश्चात मिट्टी में पहले की अपेक्षा जो उपजाऊ होता था, वो उपजाऊ धीरे धीरे क्या हो जाएगी, उस पर कमी आने लगेगी। स्वाभाविक सी बात है। रासायनिक उर्वरक अगर हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं और गोबर खाद ये अगर हम लोग कम यूज करते हैं, तो धीरे धीरे मिट्टी का जो उर्वरकता शक्ति है वो धीरे धीरे क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। रासायनिक उर्वरक वास्तविक में पौधों के लिए फ़ायदे होती है, मगर हमारे मिट्टी के लिए क्या होती है, उतना ही नुकसान होती है। पौधे के लिए फ़ायदे, तुरंत उस पे क्या होता है, इफेक्टेड होता है। कोई भी जीवाणु को आराम से मार सकता है, मिट्टी में रहे जीवाणु को भी मार सकता है। ये जो आपका स्रोत मिला हुआ है डाउन टू अर्थ नई दिल्ली के अकॉर्डिंग से दिया गया है, सोर्सेस है। और देश में रासायनिक खाद का सबसे अधिक प्रयोग जो होता है वो कहाँ होता है, पंजाब में होता है। तो ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सबसे बड़ा जरिया है। क्या है कि देश का जो है रासायनिक खाद का सबसे अधिक प्रयोग जो किया जाता है वो आपका पंजाब राज्य में किया जाता है। ठीक है। और रासायनिक खाद का निरंतर प्रयोग ने मिट्टी की गुणवत्ता को कम कर दिया है, और पंजाब के किसानों को पहले के उत्पादन स्तर पाने के लिए अब अधिक से अधिक रासायनिक उर्वरकों और आगतों का प्रयोग करना पड़ता है। इसका मतलब है कि वहाँ की खेती लागत बहुत तेज़ी से क्या हो गई है, बढ़ गई है। ये आपका स्रोत जहाँ से लिया गया है, जिस प्रकार से सर्वे किया गया था, द ट्रिब्यून चंडीगढ़ से। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं चौथा में हम लोग देखते हैं। चौथा हम लोग क्या देखें, हम लोग 3 पार्ट इसमें देख चुके थे, और इसमें से हम लोग आगे देखते हैं पालमपुर के किसानों में भूमि किस प्रकार से वितरित की गई थी, किस प्रकार से बंटवार की। तो आपने पीछे एक इमेज में देखे, आपने यह जान लिया होगा कि खेती के लिए भूमि कितनी महत्वपूर्ण होती है, और हमारी खेती जो है, खेती के लिए भूमि ही आवश्यक होती है। दुर्भावश खेती के काम में लगे लोगों सभी लोगों के पास खेती का पर्याप्त भूमि नहीं था और नहीं है। पालमपुर में टोटल परिवारों की संख्या हम पहले बताए थे, परिवार की संख्या टोटल 450 थी। 450 में कुछ घर उच्च श्रेणी के लोग रहते थे, कुछ लोग क्या करते थे, घास फूस मकान में रहते थे। इसमें परिवारों में लगभग 1/3 भाग जो है, यानी 150 परिवारों के पास खेती के लिए भूमि नहीं था। वो अधिकांश क्या लोग थे, दलित लोग थे। ठीक है। बाकी परिवारों में से 240 परिवार के पास भूमि थी। 2 हेक्टेयर से कम वाले क्षेत्र के भूमि टुकड़ों की खेती करते थे, यानी 240 ऐसे परिवार थे जिसके पास 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले भूमि रहते थे। अब भूमि के ऐसे टुकड़ों को खेती करने के लिए किसानों को परिवारों को क्या है, पर्याप्त आमदनी नहीं होती थी। आगे हम लोग देखते हैं 1960 के दशक में क्या हुआ था। 1960 के कृषक गोविंद के पास 2.25 हेक्टेयर अधिकतर असिंचित भूमि थी, जिससे कि सिंचाई नहीं किया जा सकता था। गोविंद अपने 3 पुत्रों की मदद से इस भूमि को खेती करता था। यद्यपि अपने आराम के वह नहीं कर रहे थे, लेकिन परिवार अपने एक भैंस से होने वाली कुछ अतिरिक्त आय के द्वारा अपना गुजारा कर रहा था। गोविंद की मृत्यु के पश्चात यह भूमि उनके तीनों पुत्रों के बीच क्या हो गई, वो बढ़ जाती है, और प्रत्येक के पास क्या हो जाती है, 0.75 हेक्टेयर जो है वो भूमि का टुकड़ा बच जाता है। और परंतु अब बेहतर सिंचाई के लिए वो खेती की आधुनिक विधियों का प्रयोग बावजूद गोविंद के बेटे अपने ज़मीन से गुजारा नहीं कर पा रहे थे। स्वाभाविक सी बात है, छोटी ज़मीन में बड़े फैमिली का गुजारा नहीं हो सकता है। वर्ष के कुछ भाग में उन्हें कुछ अतिरिक्त कार्य का ढूंढना पड़ता था। कुछ दिन वो कहीं पे जाके काम किया करते थे, कुछ दिन खेती में काम करते थे। उसके बाद क्या हुआ कि वो
गाँव के चारों ओर बिखरे हुए भूमि में छोटे-छोटे टुकड़ों को देख सकते हैं। ये आपका 1.4 में आपका दिया हुआ है यहाँ से, सॉरी 1.5 में, जो कि देख रहे हैं तरह-तरह के भूमि जो भाग है वो क्या हुआ है, बँटवारा किया हुआ है। देखिए यहाँ कुछ कुछ इसमें इस प्रकार से यहाँ विभिन्न तरह का क्या हुआ है, बँटवारा किया गया है, किसी का बड़ा, किसी का छोटा, इस प्रकार से आपका भूमि का प्रकार बाँटा हुआ है इसमें। और इसमें छोटे टुकड़े देख सकते हैं, पर इनके किसान छोटे किसान खेती करते हैं और दूसरी ओर क्या करते हैं, गाँव के आधे से ज़्यादा क्षेत्र में काफ़ी बड़े आकार के प्लॉट हैं और पालमपुर गाँव के मझोले और बड़े किसानों के 7 परिवार ऐसे थे जो कि 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि की में खेती करते थे और कुछ बड़े किसानों के पास कितने थे, 10 हेक्टेयर से भी क्या थे, उससे अधिक भूमि थे। यानी 60 परिवार ऐसे थे जिससे कि 2 हेक्टेयर से ज़्यादा जो ज़्यादा खेती करने वाले भूमि थे। और हम लोग पीछे देखे थे क्या कि 240 परिवार के पास ऐसे थे जिसमें से 2 हेक्टेयर से कम भूमि थे और कुछ ऐसे बड़े किसान के पास थे जो कि जिसके पास कितना था, 10 हेक्टेयर से भी अधिक भूमि था खेती करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं इस प्रकार से खेती की जाती है। सबसे पहले इधर से आपका प्रोसेसिंग दिया हुआ है, खेतों के कार्य, खेतों गेहूं का फसल कटाई, पहले क्या क्या की जाती है, गेहूं के फसल में कटाई, बीज बोना, कीटनाशकों का छिड़काव करना आदि तथा आधुनिक एवं परंपरागत विधियों से फसलों की जुताई करना। पहले परंपरागत में क्या होता था कि आपका बैलों के द्वारा, जानवरों के द्वारा। अभी आधुनिक स्थिति में क्या हो गई, आधुनिक स्थिति में हमारा ट्रैक्टर, तरह तरह के उपकरण आ गए हैं। इस प्रकार से हम लोग इसको समझ सकते हैं। इस डायग्राम के माध्यम से समझाया गया है कि कृषि क्षेत्र कृषकों की संख्या कितनी दी गई है। मझोले और क्या हुआ है, बड़े कृषक 2 हेक्टेयर से कम था जिसमें से 55.4% जो है और 44.6% किसानों की संख्या इसमें दिया हुआ है, जो कि 85% और 15% में दिया हुआ है, जिसका जमीन कितना था, 2 हेक्टेयर से कम हुआ करता था। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, श्रम की व्यवस्था कौन करेगा, लेबर। भूमि के पश्चात श्रम के उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक था। जिसके पास खेती नहीं हुआ करते थे वो क्या करते थे, दूसरे के यहाँ काम करते थे। किसी प्रकार से अपना जीविकोपार्जन करने के लिए दूसरे यहाँ से या फिर इधर उधर काम करके वो क्या करते थे, पैसा को इकट्ठा करते थे और उसके माध्यम से क्या होते थे, उस अपने परिवार के जीविकोपार्जन करने के लिए इधर उधर काम करते थे। खेती में बहुत ज़्यादा परिश्रम की आवश्यकता होती है, ये स्वाभाविक सी बात है। खेती एक किसान का जितना मेहनत होता है उतना और किसी काम में नहीं होता है। समझ सकते हैं कि एक मिट्टी से सोना बनाने का काम जो है वो एक किसान के द्वारा की जाती है। छोटे किसान अपने परिवारों के साथ अपने खेतों में स्वयं काम करते हैं। इस तरह वे खेती के लिए आवश्यक श्रम की व्यवस्था स्वयं ही करते हैं और मझोले और बड़े किसानों के अपने खेतों का काम करने के लिए दूसरे श्रमिकों को किराए पर लगाते हैं। तो वो जो किराए पर लगाते हैं बड़े वाले किसान, वो छोटे मजदूर को लगाते थे, जैसे कि वो जाके क्या करते थे, वहाँ पे काम करते थे। परिवार से आते थे, क्या होते थे, उसके छोटे परिवार से आते थे और जो श्रमिकों के भूमिहीन परिवारों से आते थे उसमें क्या बहुत छोटे प्लॉटों की खेती करने वाले परिवारों से और खेती में काम करने वाले श्रमिकों की उगाई गई फसल का कोई अधिकार नहीं होता था जैसे किसानों का होता है, बल्कि उन्हें उन किसानों द्वारा मजदूरी मिलती है जिनके लिए वो काम करते हैं। मजदूरी नगद या वस्तु, मजदूरी उसे नगद दी जाती थी या फिर वस्तु दी जाती थी, जिससे कि वो मजदूरी का इससे जो पैसा दी जाती है मजदूरी, और नहीं तो फिर मजदूरी के वजह से मजदूरी के जगह पे क्या दी जाती थी, कोई वस्तु जो कि उसके लिए क्या होता है, वो जरूरी होता था, जैसे कि अनाज के रूप में दी जाती थी। कभी कभी श्रमिकों को भोजन भी मिलता था। जो काम करने के लिए जाते थे उसको कभी कभी क्या करता था, बीच में भोजन दिया करते थे भूख लग जाने के बाद उसे। मजदूरी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, एक फसल से दूसरी फसल
और खेत से एक दूसरे कृषि कार्य जैसे कि बुआई हो गया, कटाई हो गया के लिए अलग अलग होती है। रोजगार की अवधि में भी काफ़ी भिन्नताएं हैं। इसमें क्या देखे थे, काफ़ी भिन्नताएं हैं। और खेत में काम करने वाले श्रमिकों या तो दैनिक मजदूरी के आधार पर कार्य करते हैं, या फिर उन्हें विशेष जैसे कटाई पूरे साल के लिए काम पर रखा जाता है। डाला पालमपुर में दैनिक मजदूरी का काम करने वाला एक भूमिहीन श्रमिक, इसका मतलब एक मजदूर के बारे में बात किया गया है, एक श्रमिक के बारे में कहानी बताया गया है। डाला पालमपुर में दैनिक मजदूरी काम करने वाला एक भूमिहीन श्रमिक है। इसका मतलब है कि उसे लगातार काम ढूंढते रहना पड़ता था, क्योंकि उसके पास जितना खाने के लिए ज़मीन चाहिए था उतना ज़मीन उसके पास नहीं रह गया था, जिसके कारण से क्या होता था, डेली उसे कमा के और खाना पड़ता था, ना के बराबर ज़मीन थी। सरकार द्वारा खेतों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए एक दिन का न्यूनतम वेतन 300 रुपया, जो कि मार्च 2017 निर्धारित की गई है इसका डेट। और लेकिन डाला को मात्र 160 रुपये ही मिलते थे। बताइए, इतना ज़्यादा शोषण हुआ करता था कि अगर मजदूरी दर अगर 300 रुपया है तो उसे मात्र कितना दी जाती थी, 160 रुपया। क्यों? काहे कि उसको ज़रूरत है और हर किसी को पता था कि इसको ज़रूरत है, इसीलिए इसको और वो कर लेता था। पालमपुर में खेतिहर श्रमिकों से बहुत ज़्यादा स्पर्धा है, इसलिए लोग कम वेतन में भी काम करने के सहमत हो जाते थे। वहाँ कंपटीशन इतना ज़्यादा था, इतना ज़्यादा था, क्योंकि हर किसी के पास क्या था, खेती करने के लिए क्या होती थी, ज़मीन नहीं होती थी, जिसके कारण से क्या होता था, जो मिल जाए उसी में काम कर ले। ठीक है। कहावत में कही जाती है, अगर भूख लगी है और कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है तो जितना है उतने ही में संतुष्ट कर लिया जाता है। बस उसी तरह से कंपटीशन था और इसमें लोग कम वेतन पर भी काम करने के लिए सहमत हो जाते थे। कहाँ जाते, आखिर कहाँ जाते? काम नहीं करते तो खाते नहीं, और कहीं बाहर जाते तो परिवार का दिक्कत। तो इस तरह से वहीं रह के वहीं खाना खाते थे। और डाला अपनी स्थिति के बारे में रामकली की शिकायत करता है, जो कि एक अन्य खेतीहर श्रमिक है। एक दूसरे को क्या करती है, दोनों में बात करते हैं और दोनों के एक शिकायत बताते हैं कि ऐसे होता है, 300 रुपया चार्जिंग है, जिसमें से मुझे 160 रुपये मिलती है, आपको कितने मिलती है। इस प्रकार से दोनों डिस्कशन करते थे। डाला और रामगली दोनों गांव के निर्धनतम व्यक्तियों में से थे, यानी काफ़ी गरीब लोग में से थे। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं 6 नंबर में। इसमें हम लोग देखेंगे खेतों के लिए आवश्यक पूंजी किस प्रकार से होती है। आप पहले ही देख चुके हैं कि खेती के लिए आधुनिक तरीकों के लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। तरह तरह के उपकरण लेने होते हैं, तरह तरह के मशीनें लेनी होती थी, तरह तरह की सुविधाएं के लिए पैसा व्यस्त करने पड़ती थी। अब किसानों को पहले अपेक्षा ज़्यादा पैसा चाहिए। पहले की अपेक्षा क्या होती थी, ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती थी, क्योंकि ऐसे ऐसे उपकरण लेना और तेज़ी से उसको क्या करती है, रासायनिक उर्वरक के साथ उसको खेती में ज़्यादा बढ़ोतरी की जाती है। आप पहले देख चुके हैं कि आधुनिक तरीकों से क्या होती थी, बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, और अतः अब किसानों के पहले की अपेक्षा ज़्यादा पैसे चाहिए थे। अधिसंख्यक छोटे किसानों की पूंजी की व्यवस्था करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है, और वो बड़े किसानों या गाँव के साहूकारों की या खेती के लिए कि विभिन्न आगतों की पूर्ति करने के लिए क्या होता है, व्यापारियों को कर्ज लेते थे, और ऐसे कर्जों पर ब्याज की दर बहुत ऊंची होती थी, और कर्ज चुकाने के लिए उन्हें बहुत कष्ट सहने पड़ते थे। एक कहानी है सविता की। इस सविता की कहानी में थोड़ा देखते हैं। सविता एक लघु कृषक है। वह अपनी 1 हेक्टेयर जमीन पर गेहूं पैदा करने की योजना बनाती है। बीज और कीटनाशकों के अतिरिक्त उसे पानी खरीदने और खेती के औजारों की मरम्मत करवाने के लिए नगद पैसों की ज़रूरत होती है। उसका अनुमान है कि कार्यशील पूंजी के रूप में ही उसे 3,000 रुपये चाहिए। उसके पास पैसे नहीं हैं, इसीलिए वह एक बड़े किसान तेजपाल सिंह के साथ क्या करती है, वो कर्ज लेने के लिए वो निर्णय लेती है कि मुझे लगानी है और मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो मैं किसी से मांग लेता हूँ। तेजपाल सिंह सविता को 24% की दर से, यानी 100 रुपया
का अगर महीना देखा जाए तो वो 24 रुपया इंटरेस्ट भरना पड़ता था और दर पर 4 महीने के लिए कर्ज देने के लिए तैयार हो गया था, जो ब्याज की एक ऊंची दर थी, बहुत ज़्यादा ऊंची दर थी। सविता को यह भी वचन देना पड़ता है कि कटाई के मौसम में उसके खेतों में एक श्रमिक के रूप में 100 रुपये मजदूरी भी काम करेगी। इसलिए कि वो पैसा दे रहा है, इसके माध्यम से क्या कर रहे थे कि वो इतना भी रह गई कि 100 रुपया में जब आपका खेती का कटाई होगी तो उसमें हमको 100 रुपया ही देना है, हम काटने के लिए तैयार रहेंगे। आप भी कह सकते हैं कि मजदूरी बहुत कम है, बात सही है। 300 था, यहाँ 100 रुपया मिल रही है, तो ऑटोमेटिक सी कम बात है। सविता जानती है कि उनके खेत की कटाई पूरी करने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और उसके बाद तेजपाल के खेतों में श्रमिकों की तरह काम करना होगा, यानी एक मजदूरी की तरह काम करना होगा। कटाई का समय बहुत व्यस्त होता है। 3 बच्चियों की माँ के रूप में उस पर घर के कामों की बहुत ज़्यादा जिम्मेवारी भी थी। सविता इन कठोर शर्तों के मानने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उसे मालूम है कि छोटे किसानों का कर्ज मिलना बहुत कठिन होता था। कोई देना ही नहीं चाहता था। क्यों? क्या कि रिकवर करने का उतना कैपेसिटी नहीं रहता था कि हो सके मैं पैसा दे दूँ, ना वापस करे, तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था। दूसरा नंबर में क्या बोलता है, छोटे किसानों के विपरीत यानी मझोले और क्या होते हैं, बड़े किसानों को खेती में बचत होती है। इस तरह के आवश्यक पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं। और इन किसानों को बचत कैसे होती है, आप उसका उत्तर आप खुद अगले भाग में देख पाएंगे। थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं अब तक की कहानी में हम लोग क्या समझे इसमें। हमने उत्पादन के 3 कारक देखे। 3 कारक क्या था, जिसमें से पहला कारक मेरा क्या था, भूमि, श्रम और पूंजी। ये 3 चीज का होना अति आवश्यक है। भूमि होना चाहिए, श्रम होना चाहिए और पूंजी होना चाहिए। मैं उनके प्रयोग में पढ़ा, आइए हम इसके रिक्त स्थान को भरते हैं। 3 कारक, ये आपका क्वेश्चन है। ये आगे हम लोग चलते हैं 7 में, अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री किस प्रकार से होती थी, यानी जो कृषि योग्य थे उसमें किस प्रकार से उसको बिक्री। मान लीजिए कि किसानों के उत्पादन के 3 कारकों को प्रयोग किया जाता था। भूमि में गेहूं पैदा किया जाता था, गेहूं की कटाई की जाती थी, उत्पादन पूर्ण हो जाता था। किसान गेहूं को क्या करते हैं, वे परिवार के उपभोग के लिए कुछ गेहूं रख लेते थे, बाकी क्या करते थे, अवशेष को बेच दिए जाते थे, मंडी के बाजार में बेच दिए जाते थे। सविता और गोविंद के बेटों जैसे छोटे किसानों के पास बहुत कम अवशेष गेहूं बचा था। और क्योंकि उनका उत्पादन बहुत कम था, क्योंकि ज़मीन भी कम थी, तो उत्पादन कम होना ऑटोमेटिक है। इससे एक बड़ा भाग वे परिवारों की आवश्यकताओं के लिए क्या करते थे, रख लेते थे। और इसके लिए मझोले और बड़े किसानों के बाजार में गेहूं की पूर्ति जो है करते थे। और उसमें क्या करते थे, लदी बैलगाड़ी देख सकते हैं, जो कि 1.1 में शुरू में ही दिखाया गया था। बाजार में क्या करते थे, व्यापारी गेहूं खरीद कर उसके आगे कस्बों के शहरों के दुकानदारों को बेच दिए जाते थे। माल वहां से क्या करते थे, व्यापारी अ, किसानों से खरीद के एक बड़े दुकान में बेच दिया करते थे। ठीक है। एक बड़े किसान है तेजपाल सिंह ने अपनी समस्त भूमि से 350 क्विंटल अधिशेष गेहूं प्राप्त होता है। अपने अतिरिक्त गेहूं को एक रायगंज के बाजार में बेच दिया जाता था, जो कि पालमपुर गांव से 4 किलोमीटर की दूरी थी। और इसमें अच्छी कमाई करता था तेजपाल सिंह। इस कमाई को क्या करता था, पिछले वर्ष के तेजपाल में अधिकतम पैसा जो है वो बैंक के अपने खाते में जमा कर दिया था और बाद में उसे पैसों को सविता जैसे किसानों को कर्ज देने में किया गया था। और जिन्हें कर्ज की आवश्यकता थी उनको ये दिए देते थे। और उसने बचत का उपयोग अगले मौसम की खेती के लिए कार्यशील पूंजी का व्यवस्था करने में भी किया करते थे। इस वर्ष तेजपाल सिंह बचत के पैसों में एक और ट्रैक्टर खरीदने की योजना बना रही थी और दूसरे ट्रैक्टर से उसकी स्थिर पूंजी में वृद्धि हो जाएगी।
यानी फिक्स एसेट्स में क्या हो जाएगी, उसकी वृद्धि हो जाएगी, वो सदा के लिए हो जाएगा। तेजपाल सिंह की भांति दूसरे बड़े और मझोले किसान भी खेती के लिए अवशेष कृषि उत्पादों को बेचते थे और बहुत सारी कमाई कर लेते थे। कमाई के एक भाग में अगले मौसम के लिए पूंजी की व्यवस्था कर देते थे, बचा कर रख लिया जाता था और इस तरह के अपने खेती के लिए पूंजी की व्यवस्था अपने ही बचतों से कर लेते थे। और कुछ किसान बचत के उपयोग से पशु खरीदते थे, ट्रक खरीदते थे खरीदने के लिए या फिर दुकान खोलने के लिए भी उस पैसे को क्या करते थे, एक विनिमय यानी वह कहीं पे कैपिटल इन्वेस्ट कर देते थे, पूंजी लगा देते थे। जैसा कि हम देखेंगे कि अब हम लोग कृषि के बारे में देख लिए थे, अब हम लोग आगे देखेंगे गैर कृषि कार्यों में किस प्रकार से पूंजी कहते हैं इसको। ठीक है, इसको हम लोग एक तरह से कह सकते हैं कि जो कृषि से पैसे आते हैं और दूसरे कामों के लिए लगाया जाता है, तो उसको हम लोग गैर कृषि कार्य भी कहेंगे। उसके लिए हम लोग पूंजी को इकट्ठा करते हैं, पूंजी उसको लगाते हैं, तो वही हमारा हो जाएगा गैर कृषि क्रियाएं। इसमें हम लोग देखेंगे आगे आगे के भाग में।